अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और आज हमने बात करनी है एक स्कैंडल जिसके ऊपर एक हुकूमती शख्सियत ने इस्तीफ़ा दे दिया है। मुख्तलिफ इंक्वायरीज सामने आई हैं, मज़ीद इंक्वायरीज का हुक्म भी दिया गया है और कल एक बड़ी मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज भी हुई और काबीना के इजलास में भी बड़ा गर्मा गर्म डिस्कशन हुई। जनाब, इसके ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा जायज़ा ले लेते हैं मुल्क की मईशत का, क्योंकि अपोजिशन इसको बड़ी तनकीद का निशाना बना रही है। हुकूमत इसके ऊपर फ़ख्र करती है और कहती है कि जी हम सही समत में जा रहे हैं, किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है जानने की कोशिश करेंगे। जनाब, नून लीग के रहनुमाओं ने एहसन इकबाल और मिफ्ता इस्माइल साहब इसमें शामिल हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क की मईशत और मुल्क की सूरत हाल, ये जो हुकूमत है इसमें ख़ास तौर पर असद उमर साहब और अब्दुल हफीज शेख साहब, इन्होंने इसका बेड़ा गर्क कर दिया है, गलत समत में लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी 50 लाख लोग बेरोजगार, 2 करोड़ खते गुर्बत से नीचे चले गए हैं। इमरान खान ने 1 रुपया कर्ज वापस नहीं किया है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि इस हुकूमत ने बजट खसारा बढ़ा दिया है और इतना ज़्यादा कर्ज में इजाफा कर दिया है। लीगी रहनुमाओं ने मजीद कहा कि इस हुकूमत ने अवाम को मार दिया है, महंगाई शदीद बढ़ गई है। सवाल हमारा कुछ यूं कि क्या मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे पास। और पैनल पर आज हमें डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं हसन निसार साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब और मुनीब फारूक साहब। हसन निसार साहब, हमने देखा महंगाई तो जो गुज़श्ता दौरे हुकूमत थे हर दौर में ही बढ़ती रही, होती रही, इसके ऊपर लोग तिल मिलाते रहे, लेकिन क्या जो नून लीग कह रही है कि पिछले अदवार से मवाजना कर रही है पीटीआई की हुकूमत का, क्या हालात बहुत ही ख़राब हो गए? मौक़िफ़ जो है मुस्लिम लीग का वो बिल्कुल बेबुनियाद और बोगस है। अगर मईशत लकड़ी है, मैं सादा ज़ुबान में बता रहा हूँ, तो ये दीमक की मानंद उसे खा गए। अगर मईशत लोहा है तो ये उसके लिए जंग की मानंद थे, और अगर मईशत इंसानी जिस्म है तो ये उसके लिए कैंसर से कम नहीं थे। ये बुनियादी बात है। अब इस तरह का मरीज़ आपको, इस तरह की लकड़ियाँ आपको, इस तरह का लोहा आपको मिल जाए तो क्या करोगे? अच्छा, पीटीआई की जो, खैर उनकी तो नालायकियों की गिनती मुमकिन नहीं है, मेरी तो वैसे ही गिनती कमज़ोर है, कि ये आज तक लोगों को ढंग से, सलीके से, तरतीब से, आदाद शुमार से ये बता नहीं सके कि जिस दिन इन्होंने टेक ओवर किया इस मुल्क की इकॉनमी के साथ हो क्या चुका था। ठीक है, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा वो। अच्छा, बाकी रह गए असद उमर, हफीज शेख, तो ये दोनों यकीनन बिल्कुल इस काबिल नहीं थे कि इतना बड़ा चैलेंज कबूल कर सकते। एंड ऑन टॉप दोनों की अपनी अपनी कुछ लिमिटेशंस और मजबूरियां भी थी। वो तो एक मुलाजिम पेशा आदमी है, उसने तो इंस्ट्रक्शंस पे चलना था। बाकी देखें, बात सुने, इस मुल्क की गवर्नेंस जब तक कि एक्सट्रीमली क्रिएटिव नहीं होगी कुछ नहीं होगा। इकॉनमी जब तक एक्सट्रीमली आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस ये नहीं ढूंढेंगे, ये कट्टे बच्चे, ये मजाक वाली बातें नहीं, ये बातें ये ठीक हैं, लेकिन तरजीहात में इनका कोई मकाम नहीं। इनको कुछ और तरह के मायर्स लेने की ज़रूरत होगी। ये मेरे पास पड़ा है, मैंने सोचा था कि ये करप्शन कर रहे हैं, इनको पता नहीं हैंडल कैसे करना है, बट देन आई थॉट कि यार इन लोगों पे तो वक्त ज़ाया करने वाली बात, बड़े चाव से ये तैयार करवाई थी, पड़ी है अब तक। आई डिसाइडेड नॉट टू सेंड देम, फ़ायदा कोई नहीं। तो बात बहरहाल उनकी बिल्कुल, मुस्लिम लीग वॉज अ किस ऑफ डेथ फॉर द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री। अब से नहीं, डे वन से वो अकेला एलडीए को खोल के बैठ जाए, ये नालायकों का टोला है। तो समझदार सियाने बुजुर्ग होते चंद, जिनके पीछे को तजर्बा होता, ज्यादा नहीं, 10, 12, 15 साल का, 2-2 बार उन्होंने कोई राउंड खेला होता। धज्जियां उड़ा के रख दे आदमी, अकेला एलडीए। ये क्या कर गए हैं मुल्क के साथ? इकोनॉमी बर्बाद करना तो इसी को ही नहीं आबाद हो जाती है। ये तो कैंसर थे, ये तो जंग थे, दीमक थे ये लोग। इनके बार के असासे बोलते हैं, भाई कहां से गया वो, रोटी का साइज तो उतना ही है। ठीक, बहरहाल बेहुदा बात कर रहे हैं हम। अच्छा हसन निसार साहब जी, बस नहीं, हसन निसार साहब थोड़ा सा ये बताइएगा, ये जो आप अभी दस्तावेज दिखा रहे थे, ये क्या है, क्या रिपोर्ट है? और अब आए शौकत तरीन साहब, क्या उनसे आपको कोई उम्मीद है? हुकूमत बड़े दावे कर रही है ना उनसे मुताल्लिक। वो देखें, वो थोड़ा जाहिर है, इनसे तो शौकत तरीन बहुत बेहतर आदमी है। वो तो खैर वैसे ही मुलाजिम था, वो तो एजेंडे पे पहले भी था, आज भी। तो क्या लॉयल्टी इनकी यार,
कभी आप पीपल्स पार्टी के लिए की नौकरी, कभी उधर नौकरी, नौकरी नहीं बेचारा, वो तो एक नन्ना मुन्ना सा वाइसरॉय था इकोनॉमी के नाम पे जो इधर आया हुआ, तो उसने क्या करना था बेचारे। उसको पाकिस्तान की रियलिटीज का, ग्राउंड रियलिटीज का, लोगों का हालात, और यहाँ तक जब किसी ने कहा था कि पता नहीं क्या सब्जी, आलू टमाटर पता नहीं क्या था, तो उसने कौन को अजीबो गरीब सा ही को भाव बताया था, अखबारों में उसका मजाक उड़ाया गया था उस बंदे का। असद उमर जो है वो PR शियर का बंदा है, वो स्मार्ट आदमी है, लेकिन जबान और ज़हन में फ़र्क होता है। ज़बान चलाना बहुत आसान है, ज़हन ये बहुत बड़ा बहरान है। ये हफीज शेख ही थे। मुझे तो खौफ आता है। ये शौकत तरीन ने जो बात की है बड़ी इंकरेजिंग है। इसका मतलब है रियलिस्टिक आदमी है कि अगर GDP यहाँ तक नहीं जाती तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है 4 साल में, एंड दैट इज़ नॉट अ जोक। कोई बंदा मुझे, अलीना आप बताओ, इस मुल्क का कोई, ये नींद पागल लोग हैं सारे, पॉपुलेशन मैनेजमेंट के बगैर द वे यू आर ग्रोइंग, अपनी परफॉर्मेंस देखो पिछले 20 साल की, कोई इस पर बढ़ती हुई पॉपुलेशन को आप मैच करोगे क्या कैसे करोगे? मेरी तवक्कल सही बात है। मज़हर अब्बास साहब, लेकिन हम जो देख रहे हैं और तजर्बा यही कहता है कि दावे पहले बड़े बड़े होते हैं, किसी को भी लाने से पहले, किसी के भी आने से पहले, लेकिन उसके बाद जब एक्चुअली वो टास्क सर पे पड़ता है तो फिर परफॉर्म नहीं हो पाता है। तो अब जब नून लीग तनकीद कर रही है, मवाजना किया जाए, दुरुस्त लगती है आपको? पहली चीज़ ये कि हमारा कोई भी गवर्नमेंट हो, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम मईशत को शॉर्ट टर्म तरीके से डील करने की कोशिश करते हैं। ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस नहीं होते। आपको बताना पड़ेगा कि हकीकत क्या है। आपने कहा कि मैं 2018 में कि 6 महीने में आके सारी चीज़ें दुरुस्त कर दूंगा, जो कि गलत स्टेटमेंट था। अगर मईशत पिछले 15-20 सालों में इतनी बैठ गई है तो आप 6 महीने में कैसे दुरुस्त कर देंगे? तो पहला बयान ही गलत था। फिर आपने शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की तरफ गए आप, जो कि गलत जो है वो पॉलिसी थी, गलत फैसले थे, और इसी वजह से आज तक आप समझ नहीं पा रहे। अब ये जो डॉलर्स आ रहे हैं जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा है रोशन डिजिटल प्रोग्राम में, आप इतना इंटरेस्ट कहीं भी देंगे तो वो डॉलर्स आएंगे। आप ज़रा वो इंटरेस्ट हटा लें तो पता चलेगा मुहिब वतन पाकिस्तानी कितने डॉलर यहाँ बेचते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून का मवाजना तो नहीं हो सकता, इसलिए कि ज़ाहिर है अगर मईशत इस तरह बैठी नहीं होती तो ये सूरत हाल उस नहज पे नहीं आती जिस नहज पे आ गई। लेकिन इस हुकूमत के तीनों फाइनेंस मिनिस्टर्स उठा के आप देख लें, उनमें से 2 तो ऐसे हैं जो पिछली हुकूमतों के फाइनेंस मिनिस्टर्स थे। तो अगर पिछली हुकूमतों की पॉलिसीज गलत थी तो उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स को क्यों इंडक्ट किया गया? उनकी फाइनेंस टीम को क्यों इंडक्ट किया गया? तो या तो उनकी उस वक्त डायरेक्शन दुरुस्त थी, इस वजह से आपने वो किया, और बाद में बीच में करप्शन वगैरह के एलिमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मईशत को अगर आपने सही डगर पे डालना है तो ये नहीं हो सकता कि आप 3 महीने 6 महीने के टारगेट सेट करें। वो तो फिर आपको लॉन्ग टर्म टारगेट सेट करने पड़ेंगे और लोगों को बताना पड़ेगा। जिस तरह हमारी बहुत सी पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो जिसमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, मईशत भी उन्हीं में से एक है। तो मैनेजमेंट के लिहाज से आपको नून लीग की तनकीद दुरुस्त लगती है, खासकर ये जो वज़रा की तब्दीलियां? देखिए तनकीद शॉर्ट टर्म प्लान, यानी उनकी ये तनकीद तो दुरुस्त है कि मौजूदा हुकूमत कोई डायरेक्शन सेट नहीं कर पा रही, और अगर आप डायरेक्शन सेट नहीं कर पा रहे तो इसके फॉल आउट्स आपको आगे चल के पता चलेंगे, उसके नताइज आपको आगे चल के पता चलेंगे। अब क्या मुझे बता सकते हैं शौकत तरीन कि उनको यह यकीन दहानी कराई गई है कि वो अगले 2.5 साल फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे? क्या कॉन्फिडेंस किस वक्त आता है इन्वेस्टर का? जब आपको ये पता हो कि ये फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा, जब आपको खुल के खेलने का मौका दिया जाए, पता चले कि आप यही। और दूसरे आम आदमी की सतह पर अगर आप पार्शली आप कहते हैं, ठीक है, अच्छा यही जो आपकी बात है ना। एक मिनट नलीना, लास्ट बात, आम आदमी की सतह पे देख लें, आम आदमी के ये इश्यूज नहीं हैं। उसका इशू ये है कि मुझे रोटी जो है वो 10 रुपए की मिल रही है कि 12 रुपए की मिल रही है आज। अगर वो 12 रुपए की मिल रही है तो आपकी इकोनॉमी कितना ही ग्रो कर रही हो, वो आपको बुरा भला कहेगा। कि जो लोग
4 रोटियां 3 रोटियां एक वक्त की खाते हैं, वो अब 2 रोटियों पर आ गए हैं, तो वो आपके लिए कोई अच्छे अल्फाज अदा नहीं करेंगे। ये एक आम आदमी की इकॉनमी है जो रोटी और प्याज पे गुजारा करते हैं, वो अच्छे अल्फाज अदा नहीं करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जनाब, और दूसरा इशू भी इसी से कुछ रिलेटेड है। ये जो हम बातें कर रहे हैं और फिर इसमें मुख्तलिफ वज़रा के नाम भी आए हैं, इसी से कुछ मिलता है, और करप्शन के दावे और उसके आगे क्या हो रहा है, एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। हकीकत जानिए एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हम बात करें मुल्क की मईशत के ऊपर। अपोजिशन पार्टी खुसूसन नून लीग ये इल्ज़ाम लगाती है कि जी बेड़ा गर्क कर दिया इन 3 सालों में हुकूमत ने, किसी शोबे में मईशत को दुरुस्त समत पर नहीं डाल सकी। गुफ्तगू बेनज़ीर शाह आपकी तरफ लेके आएंगे। बात यहाँ पर पहुंची कि हुकूमत का लाइन ऑफ डिफेंस जब भी उनसे कोई सवाल होता है तो हमेशा ये रहता है कि जी हमें इतनी बुरी हालत में इकॉनमी मिली कि उसके लिए जो हमने इकदाम उठाने हैं सही करने के लिए, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। तो क्या आपको लगता है कि उनको वो टाइम देना चाहिए, और जो तनकीद हो रही है वो बड़ी जल्दी है? अलीना, देखिए, मुझे तो इतना इकॉनमी और मईशत के बारे में इतना पता नहीं है, तो मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बहुत से ममालिक में एक ट्रेडिशन होता है कि अपोजिशन जो होती है वो अपना शैडो बजट लेके आती है, जिसमें वो बताते हैं कि देखें अगर हम हुकूमत में होते तो हमारी ये पॉलिसीज़ होती हैं और हम इस तरह मईशत को चलाते। पीटीआई भी मेरे ख्याल से 2015 में लाई थी एक शैडो बजट, पीपल्स पार्टी भी 2017 में लाई थी। तो देखिए, तनकीद करना बहुत आसान होता है। मुस्लिम लीग नून को अगर लगता है कि मईशत सही नहीं चल रही तो अपना शैडो बजट लाएं, बजट से पहले ले आएँ और लाके हमें दिखाएं, एक पेपर दें, हमें डॉक्यूमेंट दें, हमें बताएं हमारी पॉलिसी हेल्थ पे ये है, एजुकेशन पे ये होती, अगर हमारी इन्फ्लेशन पे होती तो हमारी ये होती। और ये सिर्फ मईशत की बात नहीं है। कल मैं मुशाहिद हुसैन साहब को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि हम लोग हुकूमत के साथ 7 नुकात पे बातचीत करना चाहते हैं, जिसमें शीरी मज़ारी साहिबा ने कहा कि बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है, हुकूमत को और अपोजिशन को बैठ के बातचीत करनी चाहिए। और जो 7 नुकात थे उसमें कश्मीर पे वो कहते हैं हम बात करेंगे, फ़लस्तीन पे करेंगे, कोविड पे करेंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे करेंगे, सिविलियन हुकूमत से। लेकिन देखिए, बिल्कुल आप करें, लेकिन आपकी अपनी पॉलिसी क्या है, पहले आपको ये वाजे करना ज़रूरी है। अब कोविड की अगर आप मिसाल ले लें तो पहले अपोजिशन की पॉलिसी थी कि लॉकडाउन लगा दें, फिर उसके बाद पॉलिसी थी कि नहीं, बस जलसे करने, चाहे कुछ भी हो जाए, कोविड फैलता है तो फैले, जलसों से कोविड तो फैलता नहीं है, तो शायद खाकान अब्बासी ने खुद कहा था एक शो पे। तो देखिए, आप पहले अपनी पॉलिसी वाजे करें ना, कि अगर आप हुकूमत में होते तो ये ऑल्टरनेटिव था और ये आप लोगों के लिए ये आपकी ये पॉलिसीज़ लाते और इस तरह आप मुल्क चलाते। तो आप पॉलिसीज़ अपनी क्लियर करें, उसके बाद आप, ठीक है, आप तनकीद करना तो बहुत आसान है। ठीक है जी, पॉलिसीज क्लियर करें, तनकीद करना आसान है, तजवीज़ भी तो दें कि करना क्या चाहिए, किस तरह होना चाहिए। शैडो बजट वाला मुनीर फारूक साहब बेनज़ीर ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। हम देख रहे हैं तनकीद होती है, गो के एक डायरेक्शन सेट करना हुकूमत का काम, क्या प्लान है उनका, एक वाजे होना चाहिए। लेकिन तनकीद कर रही है सिर्फ अपोजिशन भी, ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है वो हमें कहीं से नज़र नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो अगेन मैं जिस तरह बेनज़ीर साहबा ने कहा है कि वो क्वालिफाई नहीं करती है समवन हु कैन कमेंट ऑन इकॉनमी। मैं इकॉनमी इज़ नॉट माई सब्जेक्ट। मैं भी इस प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में हम सीखते हैं हसन निसार साहब की बात से, वो मईशत को समझते हैं, या कभी शहजाद इकबाल साहब होते हैं तो वो मईशत के मामलात को ज़रा समझते हैं, तो बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है मेरे लिए। देखिए, अगर मुस्लिम लीग नून आज ये कह रही है कि बेड़ा गर्क हो गया और PTI ने बेड़ा गर्क कर दिया, और वो जो सेल करते हैं वो करते हैं जी कि हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 5.8 था या 5.6 था, जो भी था, और बड़ी उस वक्त मईशत की ग्रोथ थी। अब वो ग्रोथ है, उसके साथ और बड़े कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होते हैं जो हमें इंडिपेंडेंटली लोग बताते हैं कि जी पहले अगर परफॉर्मेंस ठीक भी थी उनके दौर में, तो जो आखिरी साल था उसमें बेड़ा गर्क हुआ मईशत का, और उसका ये नॉक ऑन इफेक्ट आना था। कोई भी हुकूमत आती है, इवन अगर PMLN की भी हुकूमत आती तो ये सब कुछ होता। ये बेनज़ीर साहबा ने अच्छी पॉइंट रेस किया है कि अगर इनको चाहिए, इनको लगता है कि बेड़ा गर्क हो गया इकॉनमी का, तो अपना शैडो बजट दें, अल्टरनेटिव दें, और ये तनकीद जो है इट्स द ईजीएस्ट थिंग इन द लाइफ टू डू। बट नाउ द क्वेश्चन इज़, अगर इस हुकूमत की बात करें, और वो डिफेंस ये देते रहते हैं, अब भी ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं कि जी पिछली हुकूमत का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने और ये सब कुछ हो रहा है। मेरे पास सवाल बड़े सादा से, अभी हसन निसार साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की हफीज़ शेख साहब के हवाले से या असद उमर साहब के हवाले से। उन्होंने फरमाया कि वो इस काबिल ही नहीं थे कि ये काम कर सकते। अब देखिए जी, मैं तो एक आम पाकिस्तानी हूँ, मेरे जहन में ये सवाल आता है कि ये लोग अगर काबिल नहीं थे तो क्या वो शख्स काबिल था हु पुट देम टू वर्क, जिसने इन शख्स को इन दोनों शख्सियात को काम पर इस काम पर लगाया।
मेरे जहन में तो एज अ कॉमन पाकिस्तानी ये सवाल आता है कि जिस शख्स ने इन्हें काम दिया था उसकी कैपेबिलिटी क्या थी, उसकी कॉम्पिटेंस क्या थी। और बात ये है कि जब आप ये सेल करते रहे नैरेटिव कि भाई अगर ऊपर वाला बंदा ठीक है, हेड ठीक है, तो एवरीथिंग गोज फाइन, तो और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है या नॉक ऑन इफेक्ट होता है, वो तो मुझे नज़र नहीं आया। फिर अगर आप बहसीत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बहुत कामयाब भी खुद को समझते हैं और अपनी परफॉर्मेंस से बहुत मुतमईन है, तो जो जिस तरह से मईशत चली है पिछले 3 सालों में, 2 प्लेयर्स आपके फारग हो गए, तीसरे आ गए, और 2 जैसे मदर साहब ने कहा उनमें से वो हैं जो पिछली हुकूमतों के अदवार में इसी मनसब पे रहे हैं, देन देयर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। कोई ये ऐसी बात नहीं है विच कैन बी ब्रश्ड अंडर द कार्पेट। देयर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग। आपकी फोरसाइट का बड़ा इशू है, आपके एनालिसिस का बड़ा इशू है, आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या काम करना है, और आप कह रहे हैं कि पिछलों ने बेड़ा गर्क कर दिया। आपके दौर का सवाल आप ही से होगा। उससे मुतालिक तो वज़ीर आज़म ने खुद भी एतराफ़ किया था ना कि हमें तो आने से पहले पता नहीं था कि हालात इस नहज तक ख़राब हैं, जब आए तो फिर कुछ अरसा समझने में लगा, फिर अंदाज़ा हुआ कि हालात किस नहज तक पहुँच गए। अलीना, आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब और जनाब इमरान खान, इन तीनों के पहले जो खिताब कह लें या पहले दिन असेंबली के जो स्पीचेस हैं, जब ये इन्होंने ओथ लिया था, आप इनकी स्टेटमेंट्स निकालें और चलाएं रिपोर्ट कार्ड के अंदर ही। अगर आपको आइडेंटिकल बातें ना नजर आए तो आप मुझे कहिएगा कि मेरा फैक्ट गलत है। जब कोई भी मईशत वज़ीर आज़म बना है, पिछली कम से कम आप 3 वज़ीर आज़म को देख लें, वो स्टैंडर्ड बात ये कि बड़ा बेड़ा गर्क हो गया है, इकॉनमी डूब गई है और बड़े रेडिकल मेजर्स देने पड़ेंगे और बड़ा ये करना पड़ेगा और बड़ा वो करना पड़ेगा। बट आपसे सवाल आपके दौर का पूछा जाएगा। अगर 3 साल में बेड़ा गर्क, अगर मुस्लिम लीग नून झूठ भी कह रही है, लेकिन आप खुद जो कर रहे हैं और जो सामने आ रहा है, आप वो प्लेयर तब्दील करना है। अगेन आई एम सॉरी, इट्स नॉट क्रिकेट एनी लॉन्गर ना, ये हुकूमत है, तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। सो अगर फेयर कमेंट भी किया जाए तो ये इतनी ज्यादा बड़ी चेंजेस और ये सब कुछ जो है, ये सीरियस क्वेश्चंस हैं, और अगर ये लोग इस काबिल नहीं थे कि इनको काम पे लगाया जाता तो फिर द बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। हसन निसार साहब को कमेंट ले लेते, वो हंस रहे हैं। हसन निसार साहब, नहीं, ये बड़ी बुनियादी बात की है। मनीब जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं 500 बार ये कर चुका हूँ कि भाई इन लोगों का सबसे बड़ा जुर्म ये है कि इन लोगों ने होमवर्क नहीं किया। बच्चा यार ओ लेवल का एग्जाम दे, उसकी मत मारी होती है। ये इतना बड़ा मुल्क संभालने चले, और मेरे जैसा बंदा तो हमेशा से इस तासुर में था कि बाहर से आए हुए को तोहफे बैठे होंगे, यानी वो होमवर्क हो रहा होगा। अच्छा, एक बात मैं आपको हल्की सी, मुझे मुल्क की इकोनॉमी का बहुत हल्का फहम, चूँकि आई नेवर प्रैक्टिस, मैं फॉर्मल एजुकेशन है, किया हुआ कुछ नहीं। मैं, आपको याद होगा, मैं इलेक्शन से पहले एक बात करता था कि इस मुल्क की इकोनॉमी के बर्तन का पेंदा ही खाया गया है, और इसमें दरिया भी डाल दोगे तो ये बर्तन खाली रहेगा। ये मैंने, मेरा ख्याल है को कम से कम 50-60 बार डिफरेंट चैनल्स पे मैंने ये बात की थी। तो इन लोगों का जो जुर्म है और जो नाकाबिले माफी जुर्म है, ये जिस चीज की तरफ अभी मुनीब इशारा कर रहे थे, ये उसी की ही एक शक्ल है। मैं जरा सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि जुर्म। ओ भाई, पता नहीं होता आपको कि आप क्या टेक ओवर करने जा रहे हो। मैं एक जमाने में आई वाज रिलक्टेंट, आई टोल्ड मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कि जी डेली मेरा नहीं, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मैं डेली अखबार का बंदा नहीं हूं। असल वजह यह थी कि मैं एग्जैक्टली न्यू के अखबार का हाल क्या है। उसने इनके भी पैसे, पेपर वाले के भी पैसे, सैलरीज भी चढ़ी हुई। मैंने कहा जाके मैंने पागल होना है वहां, जलील होना है वहां जाके। पता किया, जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता चला कि अखबार के तो हालात बहुत खराब हैं। आप मुल्क, इनके साथ बैठा है वो बंदा यार जिसकी किताब है गवर्निंग दी अनगवर्नेबल, मैं डॉक्टर इशरत की बात कर रहा हूं। कैसे आ गए तुम? परचून की दुकान थी, को रेडी थी, ये इतना मुश्किल मुल्क। आप कहते थे चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, फिर भी तैयारी कोई नहीं थी। ये जो मुनीब बात कर रहे हैं, बक हैज टू स्टॉप समवेयर। ये तो बेचारे छोटे छोटे पॉन्स हैं, इनकी क्या औकात है जी। ये हफीज शेख आ गया तो असद शेख आ गया, ये कौन लोग हैं? मैंने भेजी। अब इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहें, इसको ला इल्मी कहें, इसके ऊपर हम मुतअद्दिद बार कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जनाब,
और दूसरा इशू भी इसी से कुछ रिलेटेड है, ये जो हम बातें कर रहे हैं और फिर इसमें मुख्तलिफ वज़रा के नाम भी आए हैं, इसी से कुछ मिलता है। और करप्शन के दावे और उसके आगे क्या हो रहा है, एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। हकीकत जानिए एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। हमने बात करनी है रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की। जनाब, मुख्तलिफ इंक्वायरियाँ, एक कमिश्नर रावलपिंडी की है, एक दो उनके जो मातहत इंक्वायरी कमीशन में ही शामिल थे मेंबरान उनकी है, जिसमें एसी और डीसी रावलपिंडी शामिल हैं। फिर उसके ऊपर भी एक तनाज़ा है कि डीसी रावलपिंडी को इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जो अलग से उन्होंने दी बरतरफ कर दिया गया। फिर कल हमने देखा कि गुलाम सरवर खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके ऊपर आज काबीना के इजलास में काफ़ी गर्मा गर्मी हुई वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ। और हमारे नुमाइंदे एजाज सैयद के मुताबिक वज़ीर आज़म ने उनको कहा भी 3-4 दफ़ा कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कहा मेरा नाम आ रहा है, क्लियर करना ज़रूरी था। जनाब, एक हुकूमती शख्सियत जुल्फी बुखारी साहब, उन्होंने इस मामले के ऊपर इस्तीफ़ा भी दे दिया है। कहा है कि जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती मैं मुस्ताफ़ी रहूँगा, नाम साफ करके वापस आऊँगा। इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं सारे के सारे केस में और मुख्तलिफ इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं, तो हमने जनाब पैनल पे सद दिया आज अपने ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब को, ताकि मामला हमारे लिए थोड़ा क्लियर कर सकें और हमें बता सकें कि एक तरफ जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स में मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं, इस जो रिंग रोड रावलपिंडी का एक सेक्शन है जिसको थोड़ा सा रूट को तब्दील किया गया, उससे मुतल्लिक क्या हक़ाइक़ हैं, क्यों ये किया गया, क्या इसमें मजीद पेचीदगियाँ हैं, और फिर जो हुकूमत पर और वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफ़े का मुतालबा किया है, उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कुछ वज़रा का इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी था, वो कहाँ तक होल्ड ट्रू करता है। अंसार अब्बासी साहब हमारे द न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी मुफस्सिल एक डीबंकिंग रिपोर्ट भी लिखी है, उसका भी हवाला देंगे। रईस अंसारी साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, इतना कन्फ्यूजन है, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो कमीशन की रिपोर्ट है, ये रीअलाइनमेंट का फैसला क्यों हुआ, फिर इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर 3 इंक्वायरीज कैसे हो गई अलग अलग से, और ये अंदर की कहानी है क्या, एक्चुअली करप्शन आई कहाँ से सामने, और क्या इल्ज़ामात जो लगाए जा रहे हैं वो सही है? देखिए, जो पहले आपने बात की कन्फ्यूजन की, तो कन्फ्यूजन कोई हमने क्रिएट नहीं की या लोगों ने क्रिएट नहीं की, कन्फ्यूजन तो खुद हुकूमत ने क्रिएट कर दी। जो कमिश्नर गुलजार शाह हैं, उनकी सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बनाएगी, जिसमें डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर उसमें शामिल थे। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये गुलजार शाह वही कमिश्नर हैं, जब 10 का इलेक्शन हुआ तो ये गुजरांवाला के कमिश्नर थे, और इलेक्शन कमीशन की जो सिफारिशात थी उस पर इन्हें हटाया गया, और कुछ दिन बाद ही एक बड़ी जगह उन्हें लगा दिया गया, मतलब वहाँ नाकाम हुए इलेक्शन में, हटाया गया, ये क्या लें सज़ा के तौर पर हटाया गया, और पिंडी बड़ी जगह लगा दिया गया। इसकी कोई अलहदा स्टोरी होगी कि क्यों लगाया गया। लेकिन जो कन्फ्यूजन पिंडी की जो आप बता रहे हैं, जब 3 रुकनी कमेटी बनी, उसमें एक रुकनी कमेटी की जो रिपोर्ट जब आई तो वो वज़ीर आला को भेजी गई और उन्होंने अप्रूव कर दी। जब 3 रुकनी कमेटी है तो एक यक रुकनी की कमेटी किसी जगह भी अप्रूव नहीं होती। अगर अदालत में भी 3 जज बैठे हों, जब तक 2 का फैसला ना हो वो माना नहीं जाता, जो 2 फैसला करते हैं वो तस्लीम किया जाता है। तो इस समय किस तरह उन्होंने यक रुकनी कमेटी की तब्दील कर दी। अब जो ये एक रुकनी कमेटी की रिपोर्ट है, ये सारी कन्फ्यूजन है मुख्तलिफ। अब देखिए, उसमें वो जब वो उसकी बात करते हैं, जो आपने अलाइनमेंट की बात की, तो जो ये अलाइनमेंट 2017 में जब नून लीग की गवर्नमेंट ने बनाई थी, तो वो उन्होंने बनाई थी तरनौल GT रोड से लेकर M2 यानी मोटरवे से मिलाने के लिए, वो एक मनसूबा बना था। उसके बाद उस पर अमली जामा नहीं बनाया, लेकिन अब इस पर दोबारा उन्होंने शुरू किया। जब शुरू किया तो उसमें ये कहा गया, जो 28 जनवरी को वज़ीर आज़म की सदारत में इजलास भी हुआ, उसमें कहा गया कि इसको ना मारगला रोड से मिलाया जाए। अब ये वो रास्ते का उन्होंने कहा कि इसको मिलाया, जब रास्ता तो उन्होंने बता दिया कि इसको मिलाना है, अल्टीमेटली कोई हवा में तो रास्ता नहीं मिलेगा, वो वहीं से कहीं से गुजर के जाएगा। अलाइनमेंट जो है वो माहिरीन ने बनानी है। अब जब अलाइनमेंट बनी तो उसमें कुछ पता चला वज़ीर आज़म को घपले हुए हैं, किसी ने वहाँ से ज़मीन सड़क गुजरवाने के लिए बनवा ली, अपनी अलाइनमेंट चेंज करा ली, किसी ने वहाँ से गुजार दी, तो इस पर इंक्वायरी इनिशिएट की गई। जो यक रुकनी कमेटी की जो इंक्वायरी है सरफराज शाह, ये गुलजार शाह की, उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें मेंशन कर दी। हालांकि इंक्वायरी है, इसमें या तो नाम कोई मेंशन ना करते या फिर सब के मेंशन करते। जिस तरह उन्होंने जो एक सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी जो एयरपोर्ट के पास है, उस पर इन्होंने भी लिखा, और एडिशनल कमिश्नर ने अपनी इंक्वायरी में अलहदा भी लिखा। उसमें कहा कि जो सोसाइटी है इसको सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक वो अंसारी साहब माजरत कता कलामी की मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी, क्योंकि एक बुनियादी नुक्ता जो मुझे अभी तक यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। जब
जो उस वक्त अथॉरिटी थी नेस्पाक, उन्होंने 2017 में कहा, एक प्रपोज्ड प्लान दिया कि ये रूट होना चाहिए, तो फिर उस रूट को तब्दील क्यों करने का फैसला किया गया? किसने ये फैसला किया? नहीं, देखिए जो रूट तब्दील नहीं, जो जीटी रोड तरनौल से M2 मोटरवे को मिलाएंगे वो तो वही रूट था जो पहले मंसूबा बनाया गया था, क्योंकि अप्रैल के महीने में 10 किलोमीटर वज़ीर आज़म ने मालगढ़ रोड का इफ्तिताह कर दिया है, तो उनका जो अटक लूप बनाया है इसकी बात है जी, जो अगला लूप जो बनाया गया वो मालगढ़ रोड को बनाने के लिए, मिलाने के लिए बनाया गया, कि जो शुरू हुआ M2 से है लेकिन उससे मिला के दोबारा GT रोड से मिला दिया जाए और आगे मालगढ़ रोड से मिला दिया जाए। ये वो अगला रूट है जो 29 किलोमीटर का है। इस पर भी कल हमारी जिसको प्राइम मिनिस्टर ने इसका रास्ता अप्रूव किया और कल एक मीटिंग हुई सरकारी, उसमें चीफ सेक्रेटरी भी बैठे थे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा ये तो मज़गा खेज किस्म का रूट है और ये बदनीयती पर मबनी रूट है, तो इसलिए वो रूट है उसकी अलाइनमेंट की बात की जा रही है, पिछले का तो नहीं छेड़ है वो, उसकी वो कहाँ से गुजरना था, फिर एयरपोर्ट के पीछे से गुजरा है, वो वहाँ तक संगजानी तक चला गया। जो इसमें रिपोर्ट यक रुकनी है, उसमें मसला ये है जिस तरह मैंने पहले कहा कि इंक्वायरी में या तो कोई नाम ना होता। सर ये अब मेरे पास यहाँ पर ये जो अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट है, सर ये मैं इसीलिए कंफ्यूज हूँ क्योंकि अब जो अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट है, इसी में मेरे पास जो बाकी डीसी और एसी की रिपोर्ट्स हैं उनका वो हवाला देते हैं और उसमें कहते हैं, कहा गया है कि जनाब कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट साबित नहीं हुआ है, ये जो रूट रीअलाइन किया गया है ये महज इत्तफाक था, इसके तो बहुत सारे बेनिफिशियरीज हो सकते हैं, इवन जो पहले वाला रूट था उसके भी बहुत सारे बेनिफिशियरीज थे। मैं वही कह रहा हूँ कि देखें वो तो होंगे जो उसमें बड़े बड़े नाम है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, बड़े बड़े अच्छे इदारों की सोसाइटीज़ भी हैं जो पहला रूट था, लेकिन जो आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रही हैं, इसी भी कमिश्नर ने जो इंक्वायरी ली इसमें लिखा है कि वो जो हाउसिंग सोसाइटी है उसको सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो NOC जारी किया वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेज करता है, ठीक है, उसमें उसकी ज़मीन कितनी थी आगे बढ़ाई गई, उसमें उसने लिखा है कि इसकी अलाइनमेंट के बारे में इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया गया, इसमें बेनामी है। मैं आखिरी बात कर लूँ, मीडिया ने नाम फैलाए, तो जो कल एक बड़ी एक अहम मीटिंग जिसमें मैं भी जूम से था, चीफ सेक्रेटरी भी थे, उसमें तो वहाँ अयाज सादी का नाम भी लिया गया कि उनका और बाकियों का नाम भी बाद में आएगा, तो आप खुद ही तो कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। आप एक प्रॉपर इंक्वायरी करते नहीं है, जिस तरह सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो पायलट्स का मसला आया, इंक्वायरी मुकम्मल नहीं, पहले हाउस ऑफ द फ्लोर पे अनाउंस कर दिया, पाबंदियाँ लग गई हमारे ऊपर, तो पहले एक चीज़ मुकम्मल होने दे, कोई चीज़ सामने है तो कर दें, तो इसीलिए कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। अच्छा ये आगे लेके चलते हैं पॉइंट, ठीक है, इसीलिए कंफ्यूजन पैदा हो रही है। मुनीब फारूक साहब आपकी तरफ लेके जाना चाहती हूँ पॉइंट, कि आपको लगता है जो 10 दिन में इंक्वायरी की गई जिसके ऊपर थोड़े से फिर इख्तलाफात भी हो गए, 2 मेंबर्स एक जानब हो गए, जो एक रिपोर्ट है कमिश्नर की वो बिल्कुल अलहदा हो गई, क्या इसकी वजह से इब्हाम पैदा हो रहा है, या फिर जो एसी और डीसी ने रिपोर्ट दी है और जो कमिश्नर रिपोर्ट दी है उसमें तजाद हैं? ये भी एक जगह कहा गया है कि बड़ी वेट करवाई गई है ये जो सारी चेंजिंग्स हैं और उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट साबित नहीं हुआ। देखिए जिस तरह अभी ये रईस अंसारी साहब बता रहे थे, अगर उन्होंने इसको बड़ा थॉरली अगर देखा है, अब मेरे ख्याल में तो अगर एक 3 मेंबर कमेटी बनी थी और उसकी रिपोर्ट सामने आई, अगर तो ये बात वैलिड है कि अगर नाम आने चाहिए तो फिर सब के नाम आने चाहिए, नहीं आना चाहिए तो किसी का नाम नहीं आना चाहिए। 2-3 चीज़ें ये इस्टेब्लिश करनी थी ना कि क्या कोई रेंट सीकिंग सिंडिकेट जो है वो उसको फ़ायदा पहुंचा, को बेनिफिशरी था, अगर था तो बता दें कि कौन कौन लोग थे। अगर अनलॉफुल एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी थी तो वो भी बता दें कि किसने की और किस तरीके से की। अगर ये तमाम बातें उस रिपोर्ट के अंदर मतलब अगर मेंशन कर दी गई हैं तो फिर एक देखिए कोहेरेंस कहीं और से नहीं आती, जो इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी होती है या जो हुकूमत होती है वही क्लैरिटी या कोहेरेंस लेकर आती है किसी भी मामले के अंदर। यहाँ एक वफाकी वज़ीर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि फ़लाने मीडिया वाले ने या फ़लाने जर्नलिस्ट ने ये कर दिया और ताल्लुक ही कोई नहीं है और पिछलों ने ये क्यों नहीं बनाई थी रिंग रोड। मैं दोबारा वही बात करूँगा कि पिछलों की बात छोड़ दे, इस वक्त का हिसाब तो आपसे होना है। अगर कोई तब्दीली की है और प्राइम मिनिस्टर ने उसका नोटिस लिया है तो फिर वो या तो तब्दीली जस्टिफाई की जाए कि वो अलाइनमेंट क्यों तब्दील की गई, अगर उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है तो फिर जाहिर बात है वो मैलाफिडी है, उसके अंदर कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि छुपाया जा रहा है। और एक और जो बदकिस्मत रुझान हमारे मुल्क में होता है कि जो अफसरान होते हैं उन्हें स्केपगोट बना दिया जाता है बड़ी आसानी से कि जी फ़लाने ने गलत कर दिया, फ़लाने ने गलत कर दिया, क्योंकि उनको पिन पॉइंट करना आसान होता है। वो लोग जो कि सायों में ऑपरेट करते हैं, शेडोज़ में रहते हैं, बिहाइंड द सीन रहते हैं, उनको टारगेट नहीं किया जा सकता, उनको पकड़ा नहीं जा सकता, ये बड़ा मुश्किल काम है। लिहाजा अब क्योंकि ये मामला इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है,
आई थिंक पंजाब गवर्नमेंट को इसकी एक बड़ी हाई स्केल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और इस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको उसका हिस्सा ज़रूर बनाएं, लेकिन शायद दोबारा से इसको नए सिरे से इन्वेस्टिगेट करें या फिर ये मामला किसी और इदारे को, नैब को या FIA को दिया जाए कि इसके अंदर इन्वेस्टिगेट किया जाए कि यहाँ क्या गलत हुआ है। ठीक है हसन निसार साहब, इसके ऊपर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है, हुकूमत की तरफ से भी, नैब भी कर रहा है। क्या आपको लगता है उसके बाद हकायक सामने आ सकेंगे? ये बेसिकली ये आपका सवाल है कि ये मुस्लिम लीग की तरफ से इस्तीफे का मुतालबा तो रूटीन का घिसा पिटा सियासी सा मुतालबा है। इन्हें चाहिए कि नैब और एंटी करप्शन की कार्रवाई का इंतज़ार करें, बल्कि इन इदारों की मुआवनत करें, इन्हें फैक्ट्स एंड फिगर्स मुहैया करें, मीडिया को साथ लें और मिसाल बनाएं, अमली तौर पर वो काम करें। और एक बात तय है अलीना, एक पक्की बात है, ये मुहावरे सदियों की विजडम का निचोड़ होते हैं, जहाँ धुआं उठता है वहाँ आग होती है। और वैसे भी इस मामले में तो अजीबो गरीब किस्म के इंकशाफात सामने आ रहे हैं, उनमें 10% भी सच्चाई हो तो फिर a few heads have to be rolled, have to roll। तो तो नहीं इतना बड़ा वारदात, लेकिन ये टोटल इस मुल्क में होता ही यही कुछ है। जब धुआं उठता है तो आग, कहीं हाथ रखो यही कुछ निकले। ठीक है, जो पकड़ा जाए वो चोर है। ठीक है। मजहर अब्बास साहब से कमेंट लेना चाहती हूँ उसके ऊपर। मजहर अब्बास साहब, शायद नून लीग इसलिए मुतालबा कर रही है क्योंकि वजीर आजम के अपने दावे थे और कहते थे कि अगर करप्शन नीचे हो रही है तो ऊपर वाला इसका जिम्मेदार होता है, जो लीडरशिप होती है। और फिर वजीर आजम इमरान खान ने ये चीज़ें देखी, उनकी नज़र से गुजरी और फिर ये सब कुछ हो जाना। लेकिन क्या समझते हैं अभी तक जो इंक्वायरी हुई है, जो आगे चलने जा रहा है, जो इंक्वायरी होने जा रही है, वो भी हुकूमत को क्रेडिट मिलना चाहिए क्या उसका? देखिए, कहाँ कातिल बदलते हैं, फ़कत चेहरे बदलते हैं। अजब अपना सफ़र है, फासले भी साथ चलते हैं। ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ का स्कैम है ना, ये हाउसिंग सोसाइटीज़ पाकिस्तान में करप्शन की माँ है। और मैं इसलिए ये बात पूरे एतमाद के साथ कह रहा हूँ कि इस शहर में इतने रिंग रोड्स हैं, जिस शहर में मैं रहता हूँ, कि आप सुपर हाईवे पे चले जाएं कराची से लेके हैदराबाद तक, दोनों साइड पे। यानी मैंने 1991 में या 92 में एक रिपोर्ट की थी, 34 बिलियन सिर्फ एक स्कीम के अंदर थे स्कैम। आप तसव्वुर करें कि ज़रा सी रोड को जो है वो चेंज करना होता है, उसके नक्शे तब्दील हो जाते हैं, मास्टर प्लान तब्दील हो जाते हैं, इतनी मैसिव चीज़ें हैं। तो ये तो मुझे बिल्कुल ये लग रहा है अब, और लेकिन कुछ नहीं होगा, कोई इसका आउटकम नहीं होगा, ये याद रखिएगा। जुल्फी बुखारी साहब का खुद बयान देख लें, जुल्फी बुखारी साहब का खुद बयान देख लें कि मैंने इस्तीफा दिया है, अपना नाम क्लियर करके वापस आऊंगा। यानी वो खुद ही फैसला कर रहे हैं कि वो जा रहे हैं और फिर वापस आ जाएंगे। जिस तरह और गए थे, आजम सवाती साहब भी गए थे, वापस आ गए, बाबा रहमान साहब गए थे। अच्छा सर, इसके ऊपर एक बड़ी थोड़ी सी कयास आराइयां हो रही हैं, उसकी मैं हकीकत भी जरा जानना चाहती हूँ। ये बड़ा आपने जबरदस्त पॉइंट निकाला है, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ मैं बेनजीर का पॉइंट ले लूँ। बिल्कुल दुरुस्त दुरुस्त, ठीक है, मैं बेनजीर का पॉइंट लेना चाहती हूँ, फिर जरा इस्तीफे वाली बात पे बात करते हैं। जी बेनजीर। अलीना, पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जो जुल्फी बुखारी साहब ने जो फ़ैसला किया इस्तीफ़ा देने का, ये उन्होंने एक बहुत अच्छी मिसाल कायम की है, क्योंकि आपके ख़िलाफ़ एक तहकीकात हो रही है, आपको अपने ओहदे से अलग हो जाना चाहिए जब तक तहकीकात कंक्लूड नहीं करती। लेकिन यहाँ पे जो मसला है वो ये है कि जो जुल्फी बुखारी साहब ने किया है वो एक एक्सेप्शन है PTI में, एक रूल नहीं है, और रूल होना चाहिए। क्योंकि अगर रूल होता तो गुलाम सरवर साहब भी इस्तीफ़ा देते और अपने ओहदे से अलग हो जाते, परवेज़ खटक साहब भी इस्तीफ़ा देते और अपने ओहदे से अलग हो जाते, खुसरो बख्तियार साहब भी अपने ओहदे से अलग हो जाते। दूसरा मसला ये है कि यहाँ पे इंक्वायरियाँ शुरू हो जाती हैं लेकिन इख्तिताम तक नहीं पहुँचती। आप जहांगीर तरीन साहब का केस ले लें, मतलब इंक्वायरी शुरू हो गई, उसके बाद कमेटी पे कमेटी बन गई, केस कहाँ गया पता नहीं, कब कंक्लूड करेगा किसी को पता नहीं। तीसरा मसला यहाँ पे ये है कि जो जुल्फी बुखारी साहब जो खुद हुकूमत में है, उनको नैब पे एतमाद नहीं है, जिससे हम कह रहे हैं कि वो तहकीकात करें इसकी। वो खुद कह रहे हैं अपनी ट्वीट में कि आप जुडिशल इंक्वायरी बनाएं,
वो तो नैब की बात ही नहीं कर रहे, वो तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे पंजाब में, वो तो FIA की भी बात नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं आप मुझे जुडिशल कमीशन थे। तो यहाँ पे ना ही ऑपोजिशन को एतमाद है नैब पे और ना ही हुकूमत को लगता है एतमाद है नैब पे। तो अगर नैब का फैसला आ भी गया, तहकीकात मुकम्मल हो भी गई, तो उसको मानेगा कौन? और जो आपका ये सवाल है कि वजीर आजम को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, कुछ करता भी तो नहीं है ना फिर बेनजीर। बिल्कुल देखिए जो आपने ये सवाल है आपका कि वजीर आजम को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं, मेरे ख्याल से उनको बिल्कुल इस्तीफा नहीं देना चाहिए। लेकिन उन पे ये इल्ज़ाम है कि कुछ महीने पहले उन्होंने जो अप्रूवल दिया था, जिसके बाद ये नक्शा जो है ये रीअलाइनमेंट हुई थी, तो उनको अपने आप को अपने तहकीकात के लिए पेश ज़रूर करना चाहिए। ठीक है जनाब, आगे इसकी इंक्वायरी का कह दिया गया है। स्कैंडल के ऊपर इंक्वायरी होना, हमारे सामने भी हक़ायक़ आना बड़े ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि अभी कहा कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, मुख्तलिफ चीज़ें, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि उसको शफाफ इंक्वायरी और शफाफ फैक्ट सामने आने चाहिए। लेकिन हमारे तज्ज़ियाकार ये भी शिकवा करते हैं कि शायद उनको लगता नहीं कि हकीकत सामने आए। उम्मीद यही करते हैं कि जनाब हम सबके सामने हक़ायक़ सामने आए। व्हाटएवर हैपन्स विल डिस्कस इट एज़ वेल। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।